Hi everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Thinkers Power। दोस्तों आज हम लोग भारत के भूगोल में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर के विशाल मैदान के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के कुछ बचे हुए भाग। तो सबसे पहले है ट्रांस या पार हिमालय। तो देखिए ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ था और इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, कैलाश व जास्कर श्रेणियां आती हैं। जो कैलाश श्रेणी है वो लद्दाख श्रेणी का ही तिब्बत में विस्तार कहा जाता है और इन सभी श्रेणियों पर जो वनस्पति है वो नहीं पाई जाती, क्योंकि ये जो काराकोरम, लद्दाख और ये जो कैलाश है और जास्कर है, ये तीनों ये चारों श्रेणियां बहुत ही ऊंचाई वाले क्षेत्र में है और इन पर वर्ष भर बर्फ जमा रहता है, इससे यहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग काराकोरम श्रेणी। तो देखिए काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, यानी कह सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत है, अगर पूरे हिमालय को जोड़ कर देखा जाए तो उसमें ट्रांस हिमालय भी आता है। तो भारत की सबसे उत्तरतम जो पर्वत श्रेणी है, भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत चोटी जो है वो उत्तरतम पर्वत श्रेणी में आ जाएगी काराकोरम। उत्तरतम पर्वत चोटी में आ जाएगी हमारी गॉडविन ऑस्टिन या केटू। उसके बाद है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, वो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। देखिए ये जो गॉडविन ऑस्टिन है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु भारत में नहीं है, यानी ये पाक अधिकृत कश्मीर में पीओके में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं काराकोरम श्रेणी पर स्थित चार प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर। तो हिमनद और ग्लेशियर किसे कहते हैं आप लोग बहुत भली भांति जानते हैं कि जो बर्फ की नदी होती है, हिम की जो नदी है उसे हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं और ये सामान्यतः सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर पाई जाती है। तो चार प्रमुख जैसे भारत में नदी प्रमुख प्रमुख है गंगा यमुना, वैसे ही भारत में प्रमुख प्रमुख हिमनद भी है। जैसे है सियाचिन, ये 72 किलोमीटर में फैला है। फिर है हिस्पर 61 किलोमीटर में। फिर है बियाफो 60 किलोमीटर में। उसके बाद है बाल्टोरो 58 किलोमीटर में। एग्जाम में इसे ऐसे पूछ सकता है कि बढ़ते हुए क्रम में रखिए, घटते हुए क्रम में रखिए, यानी आरोही क्रम में रखिए, अवरोही क्रम में रखिए। तो सबसे बड़ा जो है सियाचिन है, उससे छोटा हिस्पर है, उससे छोटा बियाफो है, उससे छोटा बाल्टोरो है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे आप लोग वेट कीजिए, हम लोग इस पर जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरी तरीके से फ्री में पढ़ाएंगे और जो भी जीएस का पार्ट है, पीसीएस आईएएस वाला, वो पूरा पूरा हम लोग फ्री में इस पर उपलब्ध कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। चलिए अब देखते हैं पार हिमालय की दूसरी श्रेणी लद्दाख श्रेणी के बारे में। देखिए लद्दाख श्रेणी विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी जो राका पोशी है वो लद्दाख श्रेणी पर स्थित है और लद्दाख श्रेणी दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी के रूप में स्थित है। यह श्रेणी सिंधु नदी और इसकी सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है। इसको ब्लैंक पेपर पे हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है, ऐसे ऐसे समझिए ये है काराकोरम और नीचे है हमारी जास्कर, बीच में है लद्दाख और इसी लद्दाख का विस्तार है तिब्बत में। ऐसे देखिए, ठीक है, काराकोरम और ये है लद्दाख, सॉरी ये है जास्कर और ये जो बीच में आ रही है ये है लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख के बारे में क्या क्या फेमस है, देखिए सबसे पहले ये लद्दाख श्रेणी के उत्तर में काराकोरम, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। दूसरी चीज, लद्दाख श्रेणी का जो पूरब में विस्तार है उसे कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं। तीसरी बात, लद्दाख श्रेणी जो है जल और जलवायु दोनों विभाजक है, क्योंकि लद्दाख श्रेणी के उत्तर में ज्यादा से ज्यादा जो है ठंडी में भी ठंडी से
जलवायु पाई जाती है, लेकिन लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में आएंगे तो कम ठंडी जलवायु पाई जाती है तुलनात्मक रूप से। यानी लद्दाख श्रेणी के उत्तर की जलवायु, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण की जलवायु, दोनों में तुलनात्मक रूप से जो ठंडक होती है वो कम होती है। तो ये जलवायु विभाजक भी हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी, तो जो लद्दाख पर्वत श्रेणी, इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसे कहते हैं राकापोशी। और राकापोशी के बारे में हमने पहली वीडियो में ही बता दिया है कि ये सबसे तीव्र ढाल वाली है। क्योंकि देखिए आप लोग ये डायग्राम में, एक ये पर्वत चोटी है, एक ये पर्वत चोटी है, और ऐसे नहीं, ये ऐसे वाला एक पर्वत चोटी, ये पर्वत चोटी है, और एक ये वाली, ठीक। तो ये बताइए सबसे तीव्र ढाल किसकी है? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो सबसे ज्यादा किसकी तीव्र ढाल है? तो सबसे ज्यादा तीव्र ढाल आप लोगों को दिख ही रही होगी। तो जैसे ये है ना, तो सेम इसी तरह से राकापोशी पर्वत चोटी है, और ये लद्दाख श्रेणी की है। और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर, यानी जैसे ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो यहाँ पर लद्दाख श्रेणी है, तो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण पूर्व में कैलाश पर्वत श्रेणी स्थित है। और ये सिंधु और श्योक नदी के बीच में जल विभाजक का काम करती है। चलिए आगे की हम लोग स्लाइड देखते हैं अब। जास्कर पर्वत श्रेणी, तो देखिए जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। तो यानी सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? जास्कर है। ये है नंगा पर्वत, जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन है? नंगा पर्वत। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच सिंधु नदी बहती है। ये लद्दाख और ये है जास्कर, इन और इन दोनों के बीच में बहती है सिंधु नदी, ठीक है। तो ये सिंधु नदी। तो जास्कर पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च पॉइंट वो कौन सा है? नंगा पर्वत। कहाँ पर है? कश्मीर में है। तो ये थी सामान्य जानकारी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की स्लाइड अब हम लोग देखते हैं, प्रमुख पर्वत चोटियां। तो भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों में देखा जाए तो ये मैपिंग के थ्रू है। पहले में जो आती है वो है केटू या गाडगिल आस्तीन, फिर है नंगा पर्वत, राकापोशी, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। ये सभी जो है एक सामान्य मैपिंग, क्रम नहीं है ये। और अगर हम लोग क्रम में देखें तो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उसके बाद है कंचनजंगा, उसके बाद है मनसालू वगैरह, फिर उसके बाद आती है गार्डविन ऑस्टिन। तो ऐसे ही ये क्रम है इसका सर्वोच्च पर्वत चोटियों का। अब देखिए प्रमुख जो पर्वत चोटियां है उसमें कौन कौन सी फेमस है। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों में पीर पंजाल, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। पटकाई बुम, पटकाई बुम ये मणिपुर वाला इलाका है ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सभी। नागा पहाड़ी नागालैंड में। गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ पर है? मेघालय में। मिजो या लुसाई पहाड़ी मिजोरम में है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग। तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल में, पटकाई बुम मणिपुर और नागालैंड वो सब इलाके में, अरुणाचल प्रदेश वाले में। नागा पहाड़ी नागालैंड में। गारो, खासी, जयंतिया असम में, सॉरी मेघालय में। मिजो या लुसाई पहाड़ी, मिजो या लुसाई उसमें आती है मिजोरम में। ये था पहाड़ियों का विस्तार। अब है उत्तर का मैदान। चलिए देखते हैं भौगोलिक वर्गीकरण और विशेषताएं। तो सबसे पहले भौगोलिक वर्गीकरण ही हम लोग देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय या प्रादेशिक विभाजन के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान तीन भागों में बटा है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये चार डिवीजन है। आइए इसको मैपिंग के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं एक बार। तो जैसे ये भारत है, भारत को हम लोग देखते हैं बीच से काट कर, ऐसे नहीं काटेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो सिंधु नदी का मैदान है ना, ये सिंधु नदी जा रही है। तो सिंधु नदी जो जा रही है, ये सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के जो बेसिन में है उसे कहेंगे राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। और जो गंगा नदी के बेसिन में है
उसे कहेंगे गंगा का मैदान। जिस और ये तीन पार्टों में है, क्योंकि गंगा का जो मैदान है उत्तर प्रदेश, यूपी, पश्चिम बंगाल में विस्तार है। तो पश्चिम बंगाल वाले को निम्न कहेंगे, और पूर्वी यूपी और बिहार वाले को मध्य कहेंगे, और जो पश्चिमी यूपी है उसे कहेंगे ऊपरी गंगा का मैदान। और ब्रह्मपुत्र का मैदान वही बांग्लादेश, असम, ये सब वाले इलाके वाला। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक ऊर्ध्वाधर काट जो है हिमालय और गंगा के मैदानों की। तो देखिए सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय आएगा, ट्रांस के दक्षिण में महान है, महान के दक्षिण में लघु, लघु के दक्षिण में शिवालिक, शिवालिक के दक्षिण में भाबर, भाबर के दक्षिण में तराई, तराई के दक्षिण में बांगर, बांगर के दक्षिण में खादर। यानी अगर हम लोग हवाई जहाज से यात्रा करें खादर से, तो सबसे पहले खादर हमें मिलेगा, खादर के बाद बांगर मिलेगा। तो अगर हम लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, जैसे मैदानी क्षेत्र से शुरू करते हैं पर्वत की ओर, तो जब मैदान से पर्वत की तरफ जाएंगे सबसे पहले हमें मिलेगा खादर, फिर बांगर, फिर तराई, फिर भाबर, उसके बाद शिवालिक, फिर लघु, फिर महान, उसके बाद ट्रांस हिमालय। तो ये थी हमारे मैदान और हिमालय पर्वत की उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध विस्तार या क्रमबद्ध काट। तो चलिए देखते हैं इसमें, अगर हम लोग मैदान के बारे में, सबसे पहले आता है हमारा भाबर प्रदेश। तो देखिए भाबर प्रदेश जो है शिवालिक के गिरिपद में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला है। इसका निर्माण हिमालय से उतरती नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर के निक्षेपण से हुआ है। यहाँ नदियां इन्हीं कंकड़ पत्थरों के बीच में विलुप्त हो जाती है और दिखाई नहीं पड़ती। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख कहते हैं। आइए इसे मैप पे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग, जैसे ये देखिए शिवालिक पर्वत है, ठीक। अब शिवालिक पर्वत है, यहाँ से तेज धारा वाली नदियां आती है। और आप लोगों ने सुना है कि हिमालय वाली जो नदियां है वो हिमालय में गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मतलब काट पीट करती है हिमालय में। जब हिमालय में काट पीट करती होंगी तो वहां से चट्टान के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े सब निकलते होंगे। तो ये नदियां जब हिमालय पर ऊंचाई से नीचाई की ओर गिरती है ना, तो अपने साथ बड़े बड़े चट्टान के अंश, पत्थर के अंश गिराती हैं। जब यही जमीन पर आ जाते हैं, जब यही जमीन पर आ जाते हैं, तो जब भूमि समतल हो जाती है, जमीन बराबर हो जाती है, तो ये नदियां इतनी शक्ति नहीं रखती कि इन बड़े बड़े पत्थरों को बहाकर दूर तक ले जा सके। तो इसलिए जो हिमालय है शिवालिक, उसके तलहटी में ही इन पत्थरों को छोड़ देती है। जैसे आप लोग छत पर खड़े हैं, छत पे कोई चीज फेंको तो नीचे, छत के नीचे आएगी, और वो भी कहाँ पे, जहाँ पर हमारी दीवार है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हिमालय का सीन होता है जब नदियां तोड़ फोड़ करके गिरती है। तो इससे क्या होता है कि ये बड़े बड़े पत्थरों के नीचे नदियां जो है विलुप्त हो जाती हैं। और ये भूमि उपजाऊ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर है, कंकड़ है, तो यहाँ खेती नहीं की जा सकती है। तो यही सब है इसका फैक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग तराई का प्रदेश या तराई का क्षेत्र देख लो। देखिए तराई का विस्तार जो है भाबर के ठीक नीचे होता है। भाबर में लुप्त नदियां तराई में पुनः दिखाई देने लगती हैं। तराई का जो क्षेत्र है वो समतल होने के कारण इधर उधर यहाँ पर नदियां फैल जाती हैं, यहाँ दलदल का निर्माण होता है। इस प्रदेश में महीन रेत, चिकनी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ वन्य प्राणियों से भरे घने जंगल पाए जाते हैं, जैसे दुधवा नेशनल पार्क वगैरह देख लिया जाए, लखीमपुर खीरी में है ना। तो जैसे भाबर की बात हम लोगों ने देखी। अब ये तराई का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए भाबर में नदियां विलुप्त हुई हैं, तो आगे कुछ ऐसे ही धाराएं बह कर निकल गई हैं, ठीक है, ये ऐसे जुड़ गई। तो ऐसे ऐसे जब नदियां निकल रही है कई धाराओं में यहाँ यहाँ से, तो पत्थर से में लुप्त हुई नदियां जब मैदानी क्षेत्र में दिखना शुरू होती है, तो जाहिर सी बात है ये नदियों में पानी है, और ये नदी जो है मिट्टी को नम करेगी, जिससे दलदल का क्षेत्र बनेगा। जब दलदल का क्षेत्र बनेगा यहाँ वनस्पतियां ज्यादा पाई जाएंगी। जब यहाँ वनस्पति ज्यादा पाई जाएगी तो उनको खाने वाले जीव जंतु ज्यादा पाए जाएंगे। यानी ये भी कृषि करने योग्य क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर जो लखीमपुर खीरी वगैरह वाला नेशनल पार्क है ना, दुधवा नेशनल पार्क और कार्बेट ऑर्बिट वाला, तो ये सब इन्हीं तलहटी में स्थित है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग तराई के बाद है बांगर। तो बांगर की शुरुआत होती है, हम लोग देखते हैं। उत्तर मैदान का सबसे विशालतम भाग है बांगर। यह प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। खादर की तुलना में यह अधिक ऊंचा क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। इस क्षेत्र में मृदा में चूने के निक्षेप पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कृषि हेतु ज्यादा उपयोगी नहीं है। बांगर और खादर सीधे समझते हैं। ये जमीन है, ये नदी बह रही है, ठीक। तो जैसे ये नदी बह रही है तो कुछ भूमि इसके करीब है, कुछ भूमि इसके दूर है। तो जमीन के जो नजदीक की भूमि है उसे खादर कहेंगे। जहाँ मतलब नदी हमेशा बाढ़ में, देखते हैं ना हर साल नदी में बाढ़ आती है, तो जहां तक बाढ़ आती है उसे खादर कहेंगे। जहां बाढ़ नहीं आती जमीन के आसपास का इलाका वो बांगर कहलाएगा। बांगर यानी पुरानी नदी वाली भूमि जहां पर पहले बाढ़ आती थी, तो उसे बांगर कहेंगे, ठीक है। अब वो जो बांगर है वो कम उपजाऊ होगा खादर की तुलना में, क्योंकि खादर में हर साल बाढ़ आने की वजह से पुरानी मिट्टी के ऊपर नई मिट्टी पड़ती है, वो भी उपजाऊ वाली। और बांगर में क्या होता है कि वही पुरानी मिट्टी है जो चूना ऊना का निक्षेप वाला। तो बांगर और खादर कुछ है नहीं। नदी के निकट वाला ये खादर है, नदी के दूर वाला ये बांगर है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। तो बांगर कम उपयोगी है कृषि के लिए, लेकिन खादर अधिक उपयोगी है। तो खादर के बारे में देख लेते हैं। खादर जो है नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना हुआ क्षेत्र है। और ये अपेक्षाकृत नीचा क्षेत्र है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग ये डायग्राम में, ये बांगर का क्षेत्र है, ये खादर का क्षेत्र है, ठीक है। तो खादर का क्षेत्र नीचा है। और नदियों के बाढ़ का पानी प्रति वर्ष खादर में पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खादर को खादर, पंजाब में खादर को बेट कहते हैं। तो जो पंजाब का इलाका है खादर वाला, उसे बेट वहां कहा जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में खादर को खादर ही कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप लोगों को डेली इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। हफ्ते में 5 दिन हम लोग लॉन्ग वीडियो लाएंगे, और 2 दिन हम लोग शॉर्ट वीडियो डालेंगे। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और हमारी जो भी वीडियो आप तक पहुंच रही है उसे देखें। वो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। और उसमें जो भी त्रुटि है या फिर उसमें दिया गया कंटेंट आपके समझ से परे, तो कमेंट में आप उसको प्रश्न करके हमसे पूछ सकते हैं। और आपके जो भी मेंस के क्वेश्चन है वो इसमें दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग सभी मेंस के प्रश्नों का उत्तर लाइव करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।